तो इंडियंस के साथ इंडिया में आर्ट वर्क दिखाने के बाद हमें इंटरनेशनल लेवल पर कैसे जा सकते हैं, वो आर्टिस्ट ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो उनका नाम पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तो वो सब को स्टडी करके अपनी नई आर्ट फॉर्म्स को क्रिएट करना। तो इससे आप हॉबी आर्टिस्ट से प्रोफेशनल आर्टिस्ट की जर्नी तय करते हो, प्रोफेशनल आर्टिस्ट से आप आर्टप्रेन्योर की जर्नी तय करते हैं। तो जो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट है उनके जैसा काम कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसमें एक बहुत स्पेशल टेक्सचर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो एक लेमैन नहीं बना सकता। वो ट्राई करता है उसको कॉपी करने के लिए, लेकिन जब आप उसी पेंटिंग को सेल करने जाएंगे, बेचने के लिए निकलेंगे, तो आपको एकदम से आर्टिस्ट की पता चल जाएगा ये आर्ट। तो माइन्यूट डिफरेंस रह जाएगा, बहुत माइन्यूट। तो आपने इसकी बात की मोनालिसा बाय ये हमारे रवि वर्मा जी की पेंटिंग को हमारे एक स्टूडेंट ने रिक्रिएट करा है। तो अभी आप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जाके देखेंगे तो इनकी पेंटिंग लगी हुई है। तो उसमें जो क्वालिटी है तो कॉपी वर्क में वो कभी भी नहीं हो सकती। बट एक्चुअल में कोई भी पेंटिंग बनाने के पीछे हम 4 टेक्निक्स होती है विच आई कॉल देम टैप्स। यस, TAPS। क्या इसमें भी कुछ ट्रेडमार्क वाला सिस्टम है? जैसे हम लोग अपने किसी भी प्रोजेक्ट को या अपने डिजाइन्स को ट्रेडमार्क कराते हैं, क्या एक पेंटर भी अपनी पेंटिंग को ट्रेडमार्क करा सकता है कि अगर वो कॉपी हो भी तो फ्यूचर में लीगल यूज कॉपी आर्टिस्ट के अगेंस्ट जा सकते हैं, ऐसा कुछ? यस, ट्रेडमार्क के लिए आप पर पीस को कर सकते हैं। हमने देखा है कि आपको प्रीति जिंटा के थ्रू एक अवार्ड मिला है, शिल्पा शेट्टी जी के थ्रू अवार्ड मिला है। इसके बारे में कैसे आप बात करना चाहेंगे, कैसे ये जर्नी वहां तक आप कैसे पहुंचे, आपको कौन से अवार्ड थे, किस काम के लिए आपको अवार्ड मिले? बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी ड्राइंग जरूर की होगी, या फिर कलर्स, कभी पेपर पर या कभी वॉल्स पर। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं बेटा वॉल खराब मत करो, वहीं कुछ पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत क्रिएटिव है। कई बार वही क्रिएटिविटी पैशन बन जाती है और वही पैशन प्रोफेशन। एक टाइम था जब पेरेंट्स बोलते थे बेटा डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, लेकिन आज के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पोर्ट हो, म्यूजिक हो या फिर आर्ट। और उन्हीं करियर में से है पेंटिंग। इसमें क्रिएटिविटी भी है, अपॉर्चुनिटी भी और एक्सप्रेशंस भी, पर क्लैरिटी अभी भी मिसिंग है। और आज इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए और इनको समझने के लिए हमारे साथ हैं कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड विनर, ऑथर ऑफ क्रिएटिव वर्ल्ड एंड फाउंडर ऑफ फाइन आर्ट स्टूडियो, डॉक्टर रश्मि गोयल। नमस्कार मैम, वेलकम टू द शो। मैम ये बताइए कि आपके करियर में और आपका ये पेंटिंग आपके करियर में कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई इसकी? एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी, बचपन में जब मेरे सारे कज़न्स फ्रेंड्स नानी के घर भी इकट्ठे होते थे, सभी लोग अपना खेलते थे, बट मेरा उन खेल में, टीवी में, उन सब में मन नहीं लगता था। तो चाहे ग्राउंड पे हम लोग खेल रहे हैं तो वहाँ कुछ पत्ते हैं तो मैं उन पत्तों से कुछ क्राफ्ट वर्क करती थी, कुछ पेपर पेन है तो मैं उनमें कुछ ऐसे स्केचेस बनाती थी जो मेरे सराउंडिंग मुझे आसपास दिखाई दे रहा है। तो सब देखते थे कि ये अपनी दुनिया में खोई रहती है, तो मैं कुछ इमेजिन करती थी और बहुत कुछ पेपर पे बनाती थी। तो धीरे धीरे मैं रंगों के साथ खेलने लगी, मैंने कलर्स लिए, कलर्स के साथ बहुत कुछ बनाया। तो फिर स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स होने लगे, कॉम्पिटिशन्स में 1-2 बार गई, अवार्ड्स मिले, ट्रॉफीज मिली। तब स्कूल वालों को समझ में आया कि अच्छा ये शी इज टैलेंटेड। तो इतना होता गया कि जब भी कोई इंटर स्कूल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन होते थे, दे यूज्ड टू सेंड मी। तो इसी तरह से फिर पेरेंट्स को पता चला कि हाँ इसके अंदर आर्ट्स है। तो इस तरह से करते करते पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया। फिर कॉलेज में उन्होंने मुझे बाकी डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बना के, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर पैशन। तो फिर मैंने फाइन आर्ट्स 11th-12th से ही स्टार्ट कर दिया था। फाइन आर्ट्स वॉज माई फर्स्ट सब्जेक्ट। आजकल के बच्चे बहुत लकी हैं, उनके पेरेंट्स उनको ऑप्शन बहुत ज्यादा देते हैं। हमारे पेरेंट्स को कहते थे बेटा इंजीनियर, डॉक्टर। उस समय हमारे पास बच्चों के पास 2 ही करियर होते थे। लेकिन अब तो काफी सारे, आप पेरेंट्स ये नहीं बोलते कि इसमें इनकम कितनी होगी या अपॉर्चुनिटी कितनी, अगर बच्चे को अच्छा लग रहा है तो भी ठीक है, आप परस्यू कीजिए उसको। इसके लिए भी मैं एक ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे पास आज के टाइम स्टूडियो में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो रिनाउंड हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। वो मुझे आके बोलते हैं, मैं बोलती हूँ आप क्या सीखना चाहते हैं? कहते हैं हमारा बचपन से बहुत अर्ज थी आर्टिस्ट बनने की, बट पेरेंट्स ने
बोला कि पहले कुछ बन जाओ फिर ये करना, मतलब उनके लिए साइड लाइन था कि पहले कुछ बन जाओ। तो आज हम बन गए हैं, तो हमारे पास अपनी इनकम है, तो हम लोग सोचते हैं कि अब हमें ये वाला अपना पैशन करना है। तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे साथ थ्योरी क्लासेस अटेंड करी, डिप्लोमा किया, एग्जीबिशंस लगाई। तो अब वो ऑन ऑर्डर्स पेंटिंग्स बनाते हैं। तो उन्होंने देखा कि आज वो एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स है उनके लिए, वही आर्ट जो वो बचपन में करना चाहते थे। तो ऐसा नहीं था कि आर्ट उनके लिए करियर नहीं हो सकता था, बट उस टाइम जब पेरेंट्स ने नहीं सपोर्ट किया तो उनका वो सेकंड ऑप्शन हो गया। आर्ट सिर्फ एक पैशन की तरह लिया जा सकता है या इसमें प्रोफेशन भी बन सकता है किसी बच्चे का? क्योंकि सबसे बड़ा पेरेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि इसमें आप बेटा फ्यूचर कैसे बनाओगे अपना। तो क्या ये पैशन है, इसको जैसे आपने कहा कि साइड लाइन, क्या हम इसको एज अ साइड लाइन ही पैशन की तरह ही रखें, या एक बच्चा सिर्फ आर्ट में भी अपना करियर बना सकता है, एक लेवल तक पहुंच सकता है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देयर आर टू टाइप ऑफ कोर्सेज, हॉबी आर्टिस्ट एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट। हॉबी आर्टिस्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा हमने ड्राइंग बना लिया, पेंटिंग बना लिया, फिर उसके बाद कुछ यूट्यूब पे नई टेक्निक्स आ गई, हमने वो देख लिया और कुछ बहुत अच्छा बन गया तो हमें लगता है कि हम तो आर्टिस्ट बन गए, बट दैट इज़ एक्चुअली हॉबी आर्टिस्ट। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है उसमें हमें डिफरेंट लेवल्स की लर्निंग करनी होती है। जैसे हमारा कोई भी प्रोफेशन होता है, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं, तो उनमें क्लास वाइज आपको लर्न करना पड़ता है। तो अगर इसमें भी आप इसको प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इनके सारे लेवल्स, जो कि बेसिक से सारे आपको टेक्निक्स लर्न करनी होंगी। उसके लिए फिर सिर्फ वही नहीं, वर्कशॉप्स, कोलैबोरेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपने थॉट प्रोसेस पर, क्रिएटिविटी पे, अगर आप इन सब पे काम करते हैं तो आप प्रोफेशनली ग्रो करते हैं। तो फिर आपको अपने इंडिया में ही, अपनी स्टेट में, अपनी सिटी में कैसे पोजीशन बनाना है, अपने आप को कैसे ब्रांड बनाना है, उसके लिए काम करना होगा। क्योंकि ब्रांड बनाने के लिए आपको अपनी यूनिक पेंटिंग्स बनानी होगी। इट्स नॉट कि यूट्यूब से कुछ भी देखा और बना लिया। आपको अपने लिए काम करना होगा। अपने जब आप इस तरह से काम करते हो तो लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। आजकल आप किसी भी चैनल्स पे भी देखते हो, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको रिकॉग्निशन मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम आर्ट फील्ड में अगर प्रोफेशनली करना चाहें तो नहीं कर सकते। फिर हम इंटरनेशनल लेवल पर, हम भी जब स्टूडेंट्स को करवाते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे नेशनल आर्टिस्ट जाके क्या कर रहे हैं। तो अगर आप उनको वो सब चीज़ें बताते हैं तो इंडियंस के साथ इंडिया में आर्ट वर्क दिखाने के बाद हम इंटरनेशनल लेवल पर कैसे जा सकते हैं, वो आर्टिस्ट ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो उनका नाम पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो वो सब को स्टडी करके अपनी नई आर्ट फॉर्म्स को क्रिएट करना। तो इससे आप हॉबी आर्टिस्ट से प्रोफेशनल आर्टिस्ट की जर्नी तय करते हो, प्रोफेशनल आर्टिस्ट से आप आर्टप्रेन्योर की जर्नी तय करते हैं। सो यू हैव बिकम आर्टप्रेन्योर नाउ। तो आप एंटरप्रेन्योर की तरह आर्टप्रेन्योर बन गए हैं। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से प्रोफेशनली, ये नया टर्म मैंने सुना आज, एंटरप्रेन्योर और आर्टप्रेन्योर। यस यस, ओके, तो करियर इसमें है। जी जी, तो डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, आपने बात की कि कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी भी एक आर्ट को कॉपी कर लेते हैं जी और कॉपी करना बहुत आसान है। बट अगर मैं एज अ लेमैन और जब मुझे पेंटिंग नहीं आती, अगर मैं सोचूं मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई आर्ट कॉपी है या नहीं, या क्या वो पॉसिबल है? क्या एक आर्टिस्ट एमएफ हुसैन की किसी पेंटिंग को कॉपी करके नाम बना सकता है? एक्चुअली हर आर्टिस्ट की एक यूनिक टेक्निक होती है। जैसे एमएफ हुसैन की अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक आर्ट टॉक शो रखा था लेजेंडरी आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट करने के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी आर्टिस्ट। तो इसमें जितने हमारे लियोनार्डो दा विंसी ने जैसे मोनालिसा बनाया, तो उन्होंने मोनालिसा को स्टडी करके उसको पॉलीगोनल आर्ट में रिक्रिएट किया, ताकि आपको ये पता चले कि ये हमारी रिक्रिएशन पेंटिंग है। ऑब्वियसली जो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट है उनके जैसा काम कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसमें एक बहुत स्पेशल टेक्सचर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो एक लेमैन नहीं बना सकता। वो ट्राई करता है उसको कॉपी करने के लिए, लेकिन जब आप उसी पेंटिंग को सेल करने जाएंगे, बेचने के लिए निकलेंगे, तो आपको एकदम से आर्टिस्ट की पता चल जाएगा ये आर्टिस्ट, तो माइन्यूट डिफरेंस रह जाएगा। बहुत माइन्यूट। तो आपने इसकी बात की मोनालिसा बाय, ये हमारे रवि वर्मा जी की पेंटिंग को हमारे एक स्टूडेंट ने रिक्रिएट करा है। तो अभी आप मॉडर्न गैलरी ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जाके देखेंगे तो इनकी पेंटिंग लगी हुई है। तो उसमें जो क्वालिटी है तो कॉपी वर्क में वो कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन इससे क्या होता है कि जब हमारे स्टूडेंट्स हमारे आर्टिस्ट लोगों की पेंटिंग्स को, उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि किस प्रोसेस से हम लोग जा सकते हैं। एंड इट्स ओके टू बी
बी ऑन दैट पाथ, और उस डिफिकल्टीज को क्रॉस करके ही हम उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां पर हमारे सारे सीनियर आर्टिस्ट गए हैं। इट्स नॉट इजी वे, मेहनत बहुत लगती है। जैसे एक डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए मेहनत है, इस फील्ड में भी उतनी बहुत मेहनत मेहनत है। ये नहीं कि 2 ब्रश चलाए और हम आर्टिस्ट बन गए, ऐसा नहीं रहता। जैसा आपने कहा 2 ब्रश चलाए और आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। लेकिन मॉडर्न आर्ट की अगर मैं बात करूं, जो मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि जो लेमैन, जो आर्टिस्ट नहीं है, वो समझता है, उनके लिए मॉडर्न आर्ट सिर्फ यही है कि आपने कुछ भी बनाया, कुछ भी स्केच किया और कहीं भी उल्टा सीधा कलर किया और वो मॉडर्न आर्ट बन जाती है, और कई बार वो सेल भी होती है। इसके लिए मैं थोड़ा ये कह सकती हूँ कि लक हो सकती है, बट एक्चुअल में कोई भी पेंटिंग बनाने के पीछे हम 4 टेक्निक्स होती है, विच आई कॉल देम टैप्स। टैप्स, Yes. TAPS। TAPS, टैप्स इज टेक्निक। आप कोई भी पेंटिंग जब बनाने लगते हो, जब आप कैनवस के सामने बैठते हो, तो हर उसकी एक यूनिक टेक्निक होती है कि आप उसमें क्या बनाने जा रहे हो, आपने क्या करना है। तो सेकंड ए से आता है एस्थेटिक, कि उस पेंटिंग को एस्थेटिकली कैसे आप एक कैनवस से पेंटिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। पी इज पॉन्डरिंग, कि जब उस पेंटिंग को कोई देखेगा तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि इस पेंटिंग में क्या दिख रहा है मुझे। सपोज एक पूरा रेड कैनवस है, उसमें एक डॉट है, उस डॉट का क्या मीनिंग है, इसके पीछे क्या मैसेज है। अगर कोई दुपट्टा गिर रहा है या कोई पानी में कोई चीज़ फ्लो दिखाई गई है, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो ऐसा आता है स्टोरी टेलिंग। सो टेक्निक, एस्थेटिक, पॉन्डरिंग एंड स्टोरी टेलिंग। यस। तो इसका मतलब जब भी एक आर्टिस्ट एक आर्ट बनाता है, उनके दिमाग में पहले से होता है, उसके माइंड में इसको लेके एक पूरी स्टोरी है। आप बर्ड देखिए, कोई भी बर्ड के ऊपर आप इस तरह से डिजाइन नहीं देखेंगे, इसमें जेंटेंगल, मंडाला, डूडलिंग, तो कुछ भी आर्टिस्ट कर रहा है उसके पीछे उसका कोई मैसेज होगा या उसके माइंड की अपनी एक स्टोरी होगी कि वो क्या दिखाने, डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दिखाने की। बट एक लेमैन को वो नहीं समझ में आएगा, तो उनको लगेगा कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, बट वो चीज उसमें नहीं निकल के आएगी फिर। लेकिन टेक्निकली क्या इसमें भी कुछ ट्रेडमार्क वाला सिस्टम है? जैसे हम लोग अपने किसी भी प्रोजेक्ट को या अपने डिजाइन्स को ट्रेडमार्क कराते हैं, क्या एक पेंटर भी अपनी पेंटिंग को ट्रेडमार्क करा सकता है कि अगर वो कॉपी हो भी तो फ्यूचर में लीगली उस कॉपी आर्टिस्ट के अगेंस्ट जा सके, ऐसा कुछ? यस, ट्रेडमार्क के लिए आप पर पीस को कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक ह्यूज पेंटिंग बनाई है, अभी मैं भी एक 10 बाय 10 फीट की पेंटिंग बना रही हूँ। मैंने अभी अपनी एक डॉटर के लिए पेंटिंग बनाई थी, जो कि मेरे दिल के बहुत पास है। मैंने अपने पूरे इमोशंस उसके अंदर, अपनी पूरी फैमिली, एक बोट के ऊपर वेडिंग दिखाई गई है उस पेंटिंग के अंदर। तो अगर मैं उसको ट्रेडमार्क करूँ तो वो वाला पीस ट्रेडमार्क हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है। बट डेफिनेटली अगर उसको कोई देख के कॉपी करना चाहे तो वो बना सकता है, बट वो चीज़ जो शायद मेरे इमोशंस के साथ बनी है, मुझे लगता है कोई भी उस पेंटिंग को देखेगा तो उसमें मेरे इमोशंस फील करेगा वो, तो वो दूसरे की पेंटिंग में नहीं आएगा। तो कॉपीराइट सिर्फ पर पीस हो सकता है। लाइक जैसे अगर मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो ट्रेडमार्क है, तो उसको अगर आज भी जाएंगे तो वो करोड़ों की वैल्यू की आज भी आपको वैसे मिलेगी। लेकिन आज अगर हमारे स्टूडेंट ने बनाई है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी ऐसा। पर मुझे तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, इस तरह से तो देखो बच्चों ने मेहनत की है तो डेफिनेटली अच्छी लगेगी, बट वो वैल्यू जो कॉपी करने से सोच रहे हैं कि ट्रेडमार्क वाली चीज हो जाएगी, वही मैंने जो बताया कि वो चीज नहीं होगा। मैम, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अचीवर अवार्ड 2022, आपने एक बुक भी लिखी है क्रिएटिव वर्ल्ड। जी जी। हमने देखा है कि आपको प्रीति जिंटा के थ्रू एक अवार्ड मिला है, शिल्पा शेट्टी जी के थ्रू अवार्ड मिला है। इसके बारे में कैसे आप बात करना चाहेंगे, कैसे ये जर्नी वहां तक आप कैसे पहुंचे, आपको कौन से अवार्ड थे, किस काम के लिए आपको अवार्ड मिले? ओके, एक्चुअल में जब मैंने अपने लिए बुक्स बनाने का पहले कोई प्लान नहीं था। मेरे पास जब जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, दे वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से शिफ्ट होके जा रहे थे या उनके कजन्स अब्रॉड में रहते थे या अलग स्टेट्स में रहते थे, उनकी तरफ से मेरे को मैसेज आता था कि मैम वो लोग भी सीखना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जो ट्रेनिंग यहाँ अपने स्टूडेंट्स को दे रही हूँ, अगर वही ट्रेनिंग देनी हो बाहर स्टूडेंट्स को, तो मुझे कुछ इस तरह से बुक्स बनानी होगी। उन बुक्स में पेंटिंग्स को स्टेप बाय स्टेप दिखाना होगा
जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए भी अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो उनके वीडियोस बना के मुझे यूट्यूब चैनल अपना बनाना होगा। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर उनकी वीडियोस बनाते हुए उनकी प्रॉपर वीडियोस बनाई और उन बुक्स के अंदर उनका लिंक डाला। तो आज इस स्टूडियो में जो फिजिकली नहीं आके पेंटिंग सीख सकता है या इसमें कोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो कनाडा में है, यूएस में है या किसी इंडिया के किसी भी स्टेट में है, तो वो उन बुक्स के थ्रू उन पेंटिंग्स की या उन पूरे डिप्लोमा कोर्स को सीख सकता है, जिसमें बहुत डीपली टेक्निक्स को सिखाया गया है। तो इस तरह से फिर मेरे माइंड में आया, तो मैंने धीरे धीरे करते हुए नर्सरी से लेके क्लास 10th तक सीरीज ऑफ बुक्स बनाई, जो कि हमारे कुछ स्कूल्स में भी आज पार्ट ऑफ बुक्स है कि जैसे आपको स्कूल में बुक सेट मिलता है तो उसमें आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक एज क्रिएटिव वर्ल्ड भी मिलती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उस बुक में आई मीन देयर इज ओनली वन बुक, राइट? नो, इट्स पूरा अ एक सीरीज series है ऑफ पूरा। 10 बुक्स, नर्सरी टू क्लास 10th बुक्स हैं। और उसके बाद हमने प्रोफेशनल स्केचिंग की बुक्स भी बनाई हैं, जिसमें पहले बच्चों के लिए है स्टेप बाय स्टेप की, और एक प्रोफेशनल स्केचिंग की है, जो कि हमारे आर्टिस्ट लेवल के जो लोग हैं वो लोग भी कैसे सीख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें उन बुक्स में की गई हैं, जो कि अमेजोन पे भी मिल रही हैं, मार्केट में भी हैं वो बुक्स हमारी, और आप यहाँ से भी ले सकते हैं। क्या पेंटिंग आर्टिस्ट के लिए बॉलीवुड या फैशन इंडस्ट्री में भी स्कोप है? जी डेफिनेटली आप है। बताना चाहेंगे, गाइड करना चाहेंगे कैसे एक आर्टिस्ट वहां तक पहुंच सकता है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? जैसे एक आर्टिस्ट के लिए मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि संजय लीला बंसाली जी की सबने मूवीज़ देखी हैं, उनके पीछे की अगर आप बैकग्राउंड्स देखेंगे, जो सेट्स देखेंगे, तो वो सेट्स नॉर्मल नहीं है, एस्थेटिकली इतने ब्यूटीफुल है। उसके पीछे एक आर्टिस्ट का ही हाथ है कि उन्होंने इतना सुंदर उनको बना के दिया। उनका विजन उनका हो सकता है संजय लीला बंसाली जी का, पर उनको जिसको पॉसिबल करके दिया वो आर्टिस्ट हैं। फिर हमारे बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं जो हमारे आर्टिस्ट लोगों की पेंटिंग, जैसे क्लॉड मोने होंगे, गॉस्टव क्लिम्ट होंगे, इन आर्टिस्ट की पेंटिंग्स में से वो टेक्निक्स निकालते हैं। इवन सब्यसाची है, वो हमारे बंगाल आर्ट को लेके अपने मोटिव्स को अपने डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं, और गॉस्टव क्लिम्ट की पेंटिंग्स को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स अपने जितने फैशन शोज़ करते हैं, एक पूरा सीक्वेंस रेडी करते हैं, किसी भी आर्टिस्ट से इंस्पायर होके पेंटिंग्स बनाते हैं, पेंटिंग्स को क्लोथ्स पे काम करते हैं। संजय लीला बंसाली जी का एक फोटे है कि वो जितनी भी मूवीज अक्सर उनकी आई हैं, जी तो वो पहले जो राजा महाराजा पैलेसेस के सेट्स को वो ज्यादा जी यूज जी करते हैं, जी तो वो जी बहुत ज्यादा एस्थेटिक, जो आपने बोला, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स या फिर में शायद कुछ अलग तरीके का एक कह सकते हैं लेगेसी और पुराना आर्ट या विंटेज आर्ट कह सकते जी हैं, जी जी वो अक्सर दिखाते थे। जी जी तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने विंटेज आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट की कैटेगरी ही अलग होगी, जो उस तरीके की पेंटिंग्स बनाते होंगे तब वो सेलेक्ट हुए ये होंगे। आम आदमी नहीं कर सकता। जिस तरह से पेंटिंग्स उसमें दिखाई जाती हैं, जिस तरह का बैकग्राउंड उसमें दिखाया जा सकता है, उसमें आर्ट और आर्टिस्ट की बहुत बड़ा रोल है। मैम, आजकल एआई हर फील्ड में इम्पैक्ट कर रहा है। कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, क्या उसका इम्पैक्ट आर्टिस्ट के लिए भी है, आर्टिस्ट की लाइन में भी है? क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है? कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, लाइक हम लोगों को भी हेल्प मिलती है जब हम कोई भी कलर स्कीम बनाते हैं या कुछ डिज़ाइंस रेडी करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे लेआउट्स रेडी करते थे, उसमें से लेआउट्स के बाद उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे। जैसे अभी 10 बाय 10 फीट की पेंटिंग बनानी, तो पहले छोटे लेआउट्स बनाएंगे, अब कंप्यूटर पे इजीली एआई के थ्रू हम लोग उसके डिज़ाइंस देख सकते हैं, ताकि जो हमारा आने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो हमें एक आइडिया लेने के लिए एक चीज़ यूज़ करनी थी, लोगों ने डायरेक्टली अब उसी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं अभी बात करूँ तो अभी बहुत सारे रिजॉर्ट्स बन रहे हैं जगह जगह पर, तो पहले हम लोगों के पास वो बोलते थे कि हर रूम में बनाने के लिए हमें उस एस्थेटिकली, उस तरह के इंटीरियर्स के हिसाब से हमें पेंटिंग्स चाहिए, जिस कल्चर को वो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हवेली में गए तो पंजाबी कल्चर की आपको पेंटिंग्स चाहिए, राजस्थान में गए तो राजस्थानी पेंटिंग चाहिए, अलग अलग घराने की पेंटिंग्स चाहिए। तो वो चीज़ अब मिसिंग हो गई है, क्योंकि वो कंप्यूटर पे एआई पे डालते हैं, अभी वो वही प्रिंट आउट जो हम लोग कोट करेंगे उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं होगा। वो 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ के उसके प्रिंट आउट्स निकालेंगे और लगा देंगे। 5 स्टार होटल्स में भी मैं देख रही हूँ कि अब वहाँ पर भी उन लोगों ने प्रिंट आउट्स लगाना स्टार्ट कर दिया, डिजिटल प्रिंट आउट्स लग रहे हैं। बट लेकिन जो लोग, जैसे अगर आप होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो दाल मखनी एक ढाबे पे 200 रुपए की भी मिल रही है,
लेकिन अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे वही 4,000 2,500 रुपीज़ की मिल रही है। बट जिन लोगों को उन मसालों की उस टेस्ट की फ्लेवर का पता है कि जो अरोमा हमारे आयुर्वेदिक मसालों के साथ आ रहा है, वो ढाबे पे नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक आपको। चीजें यूज की जा रही हैं, तो वो उसको खा के बहुत खुश हो रहे हैं कि हम ऑर्गेनिकली बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं। ढाबे पे मसालेदार खा के भी टेस्ट आ रहा है। वही वाली बात है कि जो पेंटिंग भी ऐसे जो रियल पेंटिंग है, जो उनमें टेक्सचर्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें एलिमेंट्स डाले जाते हैं, जो चीजें हम पेंटिंग में रियल पेंटिंग में फील कर पाते हैं, वो कभी प्रिंट आउट्स में फील नहीं हो सकता। वो आप दोनों को एक साथ रख के देख सकते हो तो आपको बहुत इजीली कंपैरिजन फील होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग जानते हैं टैलेंट को, जो समझते हैं, तो वो असली के लिए ही जाएंगे। जी, उन्हें एआई वाली और प्रिंट वाली पेंटिंग पसंद नहीं आएगी। जी। मैम, जब भी मैम हम हमेशा पिकासो की बात करते हैं या मोनालिसा पेंटिंग बहुत फेमस है, मूवीज में या कहीं भी हम बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि इंडिया के आर्टिस्ट भी उस लेवल तक हैं जो कम्पीट कर सकते हैं ग्लोबल स्टेज पे? क्योंकि आज हम भारत की बात करें, यू टॉक अबाउट इकोनॉमी, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं इस समय। सबसे बड़ा मार्केट हम हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे यहाँ होता है। भारत हर जगह कम्पीट कर रहा है और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को लीड भी कर रहा है। क्या आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं, क्या हमारे इंडियन आर्टिस्ट भी ऐसे हैं जो हमें उस ग्लोबल स्टेज तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी, डेफिनेटली हमारे बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे MF हुसैन जी की पेंटिंग ग्राम यात्रा, जो कि 118 करोड़ रुपीस की अभी 2025 में ही सेल हुई है। ऐसे हमारे गौतंडे जी की, अमिता शेरगिल जी की, सब 60 करोड़ रुपीस की पेंटिंग, 61 करोड़ रुपीस की उनकी पेंटिंग सेल हुई है। ऐसे हमारे रवि वर्मा जी की पेंटिंग मून, राधा इन द मून, तो वो वाली पेंटिंग 23 करोड़ रुपीस में सेल हुई है। तो हमारे इंडियन आर्टिस्ट इतना अच्छा काम कर रहे हैं और तो पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो मेरा भी बहुत ड्रीम है कि हमारे भी यहाँ से स्टूडेंट्स आजकल बहुत अच्छी पेंटिंग, इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना रहे हैं, अपनी एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल टाइम में मुझे बोल रहे हैं कि उनको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरा ड्रीम है कि एक दिन वो लोग भी इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाएं और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाएं और करोड़ों की पेंटिंग्स बेचें। तो ये ऐसा आएगा। जी। बिल्कुल नहीं, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, ऐसा बिल्कुल आएगा। भारत हर जगह कम्पीट कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो इस लाइन में भी हम दुनिया को पीछे छोड़ेंगे ही। आपने बात की कि आपके किसी स्टूडेंट को ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। जी। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया की बात करूंगा। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है इसके ऊपर? क्या सोशल मीडिया ने हेल्प किया है यंग आर्टिस्ट को, नए आर्टिस्ट को? सोशल मीडिया ने हमारे आर्टिस्ट लोगों की लाइफ में बहुत हेल्प की है। लाइक जैसे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने जितनी पेंटिंग्स बनाते हैं उन सबको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टा हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक है, उन पर जब पोस्ट करते हैं तो उन्होंने अलग अलग सेक्शंस बना दिए। पहले जब वैरायटी ऑफ पेंटिंग सीखते थे उनको कोई देख नहीं पाता था। अब फोक आर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की जितनी स्टेट आर्ट फॉर्म्स हैं उन सबको वो एक सेक्शन में रखते हैं। मॉडर्न आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, रिक्रिएशन ऑफ पेंटिंग्स, क्रिएटिव आर्ट, ऑप्टिकल इल्यूजन आर्ट, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, पोर्ट्रेट्स, लाइफ स्टडी। हर कस्टमर के पास करोड़ों की पेंटिंग खरीदने का बजट नहीं है, तो जो कम बजट वाले लेना चाहते हैं पेंटिंग्स, तो वो स्टूडेंट्स का वर्क लेते हैं। तो उनको ये पता है कि हमारी 5,000, 10,000, 20,000, तो वो स्टूडेंट्स अपना इतनी छोटी एज में अपनी हर पेंटिंग की प्राइसिंग कर रहे हैं कि हमें इस प्राइस का है। तो वो कस्टमाइज पेंटिंग्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट अपने वर्क को रिपीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स जब ऑर्डर्स आते हैं तो उसी को कस्टमाइज साइज के हिसाब से पेंटिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक सोशल मीडिया ही है जो उनके काम को घर घर तक, पूरी दुनिया में लोगों तक फैला रहा है। तो वो इसी तरह से वो पेंटिंग्स बनाते हैं और कोरियर के थ्रू जाती हैं। तो सोशल मीडिया का आई विल से थैंक यू। आपके किसी स्टूडेंट की पेंटिंग जो आपको लगता है कि वर्थ गोइंग टू द मार्केट है? जी जी जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारी सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई है। जैसे एक ने दुर्गा के ऊपर बनाया, उसके 9 रूप दिखाए हैं उन्होंने पेंटिंग्स के। तो 9 रूप के पूरे एक सेट ऑफ कोलाज बनाया है, जो कोई भी अपने लिविंग एरिया के लिए या मंदिर के लिए या किसी भी प्लेस के लिए उनका कोलाज एक पूरा 9 पेंटिंग कैनवसेस का सेट लगा सकते हैं। और एक ने शिवा के ऊपर एक पूरी सीरीज रेडी की है, जिसमें नंदी, शिवा और उनके वेरियस पोस्चर्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई हैं। तो डेफिनेटली इस तरह के ऑर्डर्स भी आ रहे हैं उनके पास, दे आर वेरी हैप्पी।
जहाँ आपने बात कही, मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, इफ यू कैन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। एक पेंटिंग सपोज एक आर्टिस्ट ने बनाई, और अगर एक ही पेंटिंग के मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं, जी। उस केस में क्या मैकेनिज्म रहता है? क्या आर्टिस्ट उसकी कॉपी बनाता है, या वो एक ही पेंटिंग की कॉपीज को अलग अलग सेल कर सकता है? जैसे आपने बताया ऑर्डर्स, आज के टाइम में हर चीज बहुत कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज होने से कस्टमर जो कलर स्कीम, लाइक अगर उनको पिंक स्काई में पेंटिंग चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, पिंक स्काई चाहिए, रात का मून लाइट में पेंटिंग चाहिए, तो उनको एग्जैक्टली वही चाहिए। तो अगर उनको चाहिए कि छोटे छोटे वेरिएशंस के साथ सीक्वेंशियल रेडी करना है, तो हम वैसा रेडी करके देते हैं। अगर उनको लगता है उसी की कॉपी करनी, तो हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स, अगर आप सबको बोलेंगे कि वो पेंटिंग रेडी करने के लिए, तो दे विल डू एग्जैक्टली द सेम। वी आर गेटिंग द ऑर्डर। तो क्या आपका स्टूडियो भी ऑर्डर पे पेंटिंग बनाता है किसी कस्टमर के लिए? डेफिनेटली डेफिनेटली। पिछले 10 साल से हम लोगों ने बहुत सारे कस्टमर्स, हैप्पी क्लाइंट्स देखे हैं, जिनको हमने डिट्टो वही पेंटिंग्स बना के दी हैं जो उन्होंने डिमांड की है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत सारी नॉलेज हमें दी पेंटिंग के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, आर्ट वर्क के बारे में, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या एक मैसेज आप यंग आर्टिस्ट, हमारे जो बच्चे पेंटिंग सीखना चाहते हैं या फिर उसमें प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, इसको प्रोफेशनली लेना चाहते हैं, या उनके पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो शुरुआत से फॉलो कर सकते हैं? क्या उनके लिए गाइडलाइंस कुछ हैं आपके लिए? मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी, जो भी आर्ट्स को अपने एज अ प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट्स किसी चीज़ के लिए नहीं होते कि आपको शॉर्टकट सीधा ही आपने यूट्यूब से या कहीं से भी कोई वीडियोस देखते हो और बनाना स्टार्ट कर दिया। प्लीज़ उसकी टेक्निक्स, मेथड्स, क्रिएटिविटी को नहीं भूलना है। उनकी हर टेक्निक को अगर आप सीखेंगे, पर्सपेक्टिव को सीखेंगे, कलर पर्सपेक्टिव क्या होता है कि उसके पीछे के कलर आगे कैसे दिखाना है, जब तक आपको नहीं पता होगा आप अपनी क्रिएशन नहीं कर सकते। किसी का काम देख के जो गलती वो कर रहे हैं वही गलती आप करेंगे। तो अपना काम क्रिएट करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड सिग्नेचर पेंटिंग, सिग्नेचर पेंटिंग बनाने के लिए आप अपनी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रॉपर आप लर्न कीजिए, उसके बाद क्रिएशन स्टार्ट कीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम टुडे, फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इट्स माय प्लेजर मिस्टर निमित गोयल जी, आपने मुझे द छागे गुरु पे आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।